नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे मैं पंकज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन बिहार में आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो अभी हैं, जैसे कि एक एईडीओ परीक्षा है, एक 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा है जो जुलाई में होने वाली है, उसके साथ ही टीआरई की भी परीक्षा होने वाली है। तो इन सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम प्रतिदिन आपके सामने हाजिर होते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो टॉपिक आर्द्र भूमि से संबंधित है। और निश्चित रूप से पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें, मतलब पिछले सितंबर से लेकर के अगर हम फरवरी तक की बात करें, तो ये आर्द्र भूमि स्थल और रामसर कन्वेंशन लगातार चर्चा में बना रहा है। उसकी कई वजह हैं जिस पर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, उनको हम अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से आने वाले किसी भी प्रश्न में हम गलती ना करें, और यहाँ से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो अंक तो हमें जरूर मिले। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस लेक्चर से अगर रामसर भूमि से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा, आर्द्र भूमि से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो सवाल आज के लेक्चर से बाहर नहीं होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रामसर कन्वेंशन, ये नाम रामसर थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है क्योंकि हम भारत के निवासी हैं और भारत के तो प्रिय हैं राम, ठीक है। लेकिन ये रामसर जो है, ये भारत वाला राम नहीं है। ये रामसर स्थल जो है, यह ईरान का एक शहर है, वर्तमान ईरान का एक शहर है। ईरान जहां पे अभी युद्ध चल रहा है, ठीक है ना, उसी ईरान में स्थित एक शहर है रामसर। वहीं से जुड़ा हुआ यह कन्वेंशन है, यह सम्मेलन है जो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो है स्थापित किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। आर्द्र भूमि, इस तरीके का आर्द्र भूमि होता है, इसको एक बार देखिए। ये आर्द्र भूमि इस तरीके से दिखते हैं। अब बात करते हैं कि आर्द्र भूमि होता क्या है, ठीक है। आर्द्र भूमि वो पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो मौसमी या अस्थायी रूप से जल से संतृप्त या भरे हुए होते हैं, ठीक है। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, प्रवाल भित्तियां, समुद्री क्षेत्र जहां निम्न ज्वार 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते, 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते तथा इसके अलावा कुछ मानव निर्मित आर्द्र भूमि भी हो सकते हैं जहां पे अवशिष्ट जल उपचारित जलाशय शामिल हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आर्द्र भूमि स्थल? ये पारिस्थितिकी तंत्र का ऐसा हिस्सा होता है जहां मौसमी या अस्थायी रूप से क्या होता है, जल जमे हुए होते हैं, जल भरे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बरसात के सीजन की बात करें, मानसून के समय की बात करें, तो वहाँ जल की मात्रा थोड़ी अधिक हो जाती है और मानसून के मौसम बीतने के बाद जो है जल की मात्रा, जो उसका स्तर होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हमेशा वहाँ पे जल की थोड़ी न थोड़ी मात्रा जरूर होती है। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि ये संतृप्त होते हैं, ठीक है। ये जमीन जो होते हैं ये जल से जो है संतृप्त होते हैं, ठीक। अब ये जो आर्द्र भूमि होते हैं, यह भू सतह के, अगर हम विश्व की बात करें तो वर्तमान जो भू सतह है उसके 6% हिस्से को जो है ये कवर करते हैं। कितने हिस्से को कवर करते हैं? 6% हिस्से को कवर करते हैं। और सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों का 40% जो है वो इन्हीं आर्द्र भूमियों में जो है पाया जाता है। इस प्रकार हम आर्द्र भूमि के महत्व को समझ सकते हैं। ये आर्द्र भूमि जो है वो जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी स्थल पे क्या करते हैं, ये जो हम जानवरों की प्रजाति की बात की है, पौधों की बात की है, वो जानवर यहाँ पे क्या करते हैं, ये जीव जो है यहाँ पे प्रजनन का काम करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि रामसर कन्वेंशन जो है यह क्या है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित एक वैश्विक संधि है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और यह संधि 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर नामक शहर में जो है वो अपनाई गई थी, और इसे 21 दिसंबर 1975 को जो है वैश्विक रूप से क्या किया गया था, लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 21 दिसंबर 1975। तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि रामसर कन्वेंशन जो है
वह कब अपनाया गया था? तो निश्चित रूप से उसका उत्तर क्या होगा? 2 फरवरी 1971 ईस्वी में अपनाया गया था। और अगर पूछा जाएगा कि रामसर कन्वेंशन को कब लागू किया गया था वैश्विक रूप से दुनिया के अन्य देशों के संबंध में, तो वो तिथि क्या है? 21 दिसंबर 1975 ईस्वी। तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। जो प्रश्न के लैंग्वेज होंगे उस पर ध्यान रखना है कि कब अपनाई गई थी और कब लागू हुई थी। तो यही 2 तिथि जो है इसको ध्यान में रखें और कंफ्यूज ना हो, तो इस सवाल को हम गलत करने से बच जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मुख्यालय की, रामसर कन्वेंशन के मुख्यालय की। तो यह ग्लैंड में स्थित है। यह ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड नामक एक देश है जहाँ पे स्थित ग्लैंड नामक शहर जो है वो रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की सदस्यता की। ये सवाल भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि रामसर कन्वेंशन में भारत ने कब अपनी सहमति दी थी, भारत कब जो है उससे जुड़ा था। तो भारत 1 फरवरी 1982 ईस्वी को, कब? 1 फरवरी 1982 ईस्वी को जो है भारत ने रामसर कन्वेंशन में अपनी सहमति दी थी और उससे जुड़ा था। ठीक है, मतलब भारत को सदस्यता मिली थी 1 फरवरी 1982 को। इसी के साथ एक और सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें ध्यान रखना चाहिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और रामसर सचिवालय का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वह IUCN के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। IUCN का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जो है यह रामसर सचिवालय का प्रशासनिक नियंत्रण करता है। ठीक है, इस संधि का उद्देश्य क्या है? इस संधि, चूंकि यह एक वैश्विक प्रकार की संधि है, इसका प्रभाव क्षेत्र पूरे विश्व में फैला हुआ है। ठीक है, तो जो वैश्विक स्तर पे महत्वपूर्ण जो आर्द्र भूमियां हैं उनको संरक्षित करना, उनके वहां पे उपलब्ध संसाधनों का जो है विवेकपूर्ण उपयोग करना, यही इस रामसर कन्वेंशन का जो है प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अब एक और चीज, जो आर्द्र भूमि होते हैं, आर्द्र भूमि को पृथ्वी का किडनी बोला जाता है। जैसे किडनी का क्या काम होता है? किडनी शरीर में रक्त को छानती है। ठीक है, उसी प्रकार ये आर्द्र भूमि स्थल जो होते हैं ये क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। इन्हें किडनी ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। और ये क्या करते हैं? प्रदूषकों को सोख करके जो है पानी को शुद्ध बनाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात कि आर्द्र भूमि पे को हमने इतना महत्व क्यों दिया। आज हम आर्द्र भूमि को लेकर के जो आपके पास चर्चा करने आए हैं उसके कई प्रमुख कारण हैं। पहला कारण कि लगातार पिछले 5-6 महीनों में आर्द्र भूमि से संबंधित बातें जो है वो खबरों में रही है, न्यूज में रही हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में भारत में कुल 98 आर्द्र भूमि स्थल हैं। ठीक है, मतलब भारत में 98 स्थलों को आर्द्र भूमि का दर्जा वर्तमान में दिया जा चुका है। और जो हाल ही में एक स्थल है उत्तर प्रदेश में, पटना पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश में है पटना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। पटना नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर पूछ दिया कि पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है तो निश्चित रूप से ये सवाल इसी आर्द्र भूमि की चर्चा में रहने के कारण ही पूछा जाएगा। तो ये मत समझिए कि ये बिहार की राजधानी पटना की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पटना पक्षी अभयारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जिले में स्थित है। इसके साथ ही गुजरात के छारी ठाड कच्छ को जो है, गुजरात के छारी ठाड कच्छ को जो है रामसर स्थल के रूप में अभी शामिल किया गया है। तो अभी जो सबसे अद्यतन स्थल, मतलब जो सबसे नए स्थल भारत के हैं जिसको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है तो वो यही है, एक पटना पक्षी अभयारण्य और एक छारी ठाड जो कच्छ में स्थित है। ये दोनों स्थल को जो है हाल ही में फरवरी में जो है रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और वर्तमान में जो है भारत में कितने आर्द्र भूमि स्थल हैं? तो 98 आर्द्र भूमि स्थल हैं। ठीक है, और यह दक्षिण एशिया का सबसे अधिक आर्द्र भूमि स्थलों वाला देश बन गया है भारत। ठीक है, आर्द्र भूमि की अगर बात करें तो भारत अभी तीसरे स्थान पे है दुनिया में। ठीक है, उसकी भी हम आगे अभी चर्चा करेंगे।
अब बात करते हैं कि भारत में सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है। भारत का सबसे पहला रामसर स्थल जो है कौन सा है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो भारत का सबसे पहला रामसर स्थल चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पे है? चिल्का झील वर्तमान भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। और चिल्का झील क्या है? एक प्रकार का लैगून झील है। ठीक है, चिल्का झील एक प्रकार का लैगून झील है। इसे 1981 ईस्वी में जो है 1981 में जो है सबसे पहले भारत का पहला रामसर स्थल के रूप में जो है की ख्याति जो है इसे मिली। इसका दर्जा जो है पहला रामसर स्थल के रूप में जो है दर्जा मिला चिल्का झील को। उसके साथ ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में स्थित है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, इसे भी रामसर स्थल के रूप में सबसे पहले घोषित किया गया था। अब अगर बात करें कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा आपको पता ही होगा। सुंदरबन डेल्टा जो भारत में मैंग्रोव की अगर बात करें तो वहीं पे जो है इसकी मैंग्रोव वनस्पति की प्रचुरता है। ये कहाँ पे है? वर्तमान पश्चिम बंगाल में। तो ये भारत में स्थित जितने भी रामसर स्थल हैं उसमें ये सुंदरबन डेल्टा का जो क्षेत्र है ये क्या है? सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और यह स्थल जो है यह मैंग्रोव वनस्पति के लिए जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। उसके साथ ही एक और सवाल, अगर हमने बड़ा जान लिया तो छोटा भी जान लेते हैं कि भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तो वर्तमान में भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्रभूमि है, जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। और यह एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। क्या है? प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। अब एक महत्वपूर्ण चीज जानते हैं, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड जो है वो क्या होता है। तो ये मॉन्ट्रो रिकॉर्ड जो है यह संकटग्रस्त आर्द्र स्थल जो हैं उनकी सूची को इसमें शामिल किया जाता है। जिन जिन आर्द्र भूमि स्थलों को संकटपूर्ण के रूप में चिन्हित किया जाता है उनको इस रजिस्टर में, यह प्रकार का रिकॉर्ड एक रजिस्टर की प्रणाली है, इसमें उसका नाम दर्ज किया जाता है और उसके संरक्षण के लिए जो है विशेष प्रयास जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड क्या है? संकटग्रस्त आर्द्रभूमि स्थलों की सूची है। और पारिस्थितिकी स्वरूप, अगर किसी आर्द्रभूमि स्थल का पारिस्थितिकी स्वरूप किसी मानवीय गतिविधियों या प्रदूषण के कारण खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो उसे हम इसमें शामिल करके इसके संरक्षण हेतु क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। वर्तमान में भारत की 2 आर्द्रभूमियां जो हैं वो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल है। एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक है लोकटक झील। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक चीज महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है घोषित है। ठीक है, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो वर्तमान राजस्थान राज्य में स्थित है यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में यह सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके साथ ही एक दूसरा स्थल जो वर्तमान में इस रिकॉर्ड, इस रजिस्टर के तहत दर्ज है वो है लोकटक झील, जो कहाँ पे है? वर्तमान मणिपुर राज्य में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर राज्य में है। और यह लोकटक झील एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है। कई बार परीक्षाओं में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, फुमुडी नाम का जो है एक वनस्पति जो है वह जल में जो है झील में तैरते हुए मिलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? फुमुडी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? वनस्पति, मृदा और कार्बनिक पदार्थों का जो है तरल के ऊपर में, जल के ऊपर में तैरता हुआ रूप होता है, तो इसे फुमुडी कहा जाता है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज, हम जो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड की बात की है, तो भारत के आर्द्रभूमि स्थलों में सबसे पहला स्थल वो कौन सा है जिसे मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? तो पहला स्थल है चिल्का झील, जिसकी हमने अभी बात की है, जो उड़ीसा में स्थित क्या है? लैगून झील है। इसे
मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में सबसे पहले शामिल किया गया था। 1993 ईस्वी में ही इसे शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1993 ईस्वी में शामिल किया गया था। लेकिन जब इसके संरक्षण के प्रयास किए जाने लगे तो फिर धीरे धीरे जो है यह संरक्षित होने लगी और इसकी जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल, पर्यावरण का अनुकूल होने लगी। तो इस सूची से 2002 ईस्वी में जो है इसे बाहर कर दिया गया। तो एक सवाल यहाँ से भी बन सकते हैं कि एशिया का वो कौन सा स्थल है, भारत का वो कौन सा एक आर्द्रभूमि स्थल है, रामसर स्थल है जो इस मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल तो हुआ था लेकिन अब शामिल नहीं है, या जिसे मॉन्ट्रो रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। तो वो है चिल्का झील, जिसे मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल तो किया गया था लेकिन 2002 ईस्वी में इसे जो है बाहर भी कर दिया गया था। भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? 98 रामसर स्थल हैं। ठीक है, कितने? 98, गलत नहीं करना है। और यह वैश्विक स्तर पे यूनाइटेड किंगडम में अभी 176 रामसर स्थल हैं और मेक्सिको में 144 रामसर स्थल हैं। इस प्रकार भारत जो है वैश्विक रूप से तीसरे स्थान पे आता है। मतलब रामसर स्थलों की अगर संख्या की बात करें तो यूके और मेक्सिको के बाद जो है भारत तीसरे स्थान पे आता है, 3rd पोजीशन है भारत का। ठीक है, यहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार की। निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं के लिए यह भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमने पृष्ठभूमि की बात करना इसलिए उचित था कि अगर बैकग्राउंड पता नहीं होगा तो फिर आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ये रामसर कन्वेंशन होता क्या है। ठीक है ना। तो अब तक हमने रामसर कन्वेंशन और भारत के संदर्भ में चर्चा की है। अभी जो हाल ही में जो करंट अफेयर में रहा है न्यूज में, जो 2 स्थल की हमने बात की, एक पटना की और एक गुजरात वाले स्थल की, ये दोनों अभी सबसे अद्यतन जो है आर्द्रभूमि स्थल हैं। ठीक है, और भारत दुनिया में तीसरा सबसे अधिक आर्द्रभूमि स्थलों वाला देश है। इसी से एक और चीज याद रखने में अच्छा होगा कि बिहार जो है, बिहार भारत में 3rd पोजीशन पे है। बिहार आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या के मामले में बिहार भारत में तीसरे स्थल पे है। पहले स्थल पे कौन है? तमिलनाडु, और दूसरे स्थल पे कौन है? उत्तर प्रदेश। सवाल यहाँ से भी बन सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि स्थल कहाँ पे है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, और उसके बाद जो है बिहार का नंबर आता है। ठीक है, ये आर्द्रभूमि स्थल जो होते हैं ये बिहार जैसे राज्य के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि वरदान है। ठीक है, बिहार जैसे कि हम जानते हैं कि बाढ़ प्रवण इलाका है, क्षेत्र है, बाढ़ हर साल तो आना ही आना है। तो ये जो आर्द्रभूमि स्थल हैं ये क्या करते हैं? बारिश के दौरान, मानसून के समय, जो अगर मान लो कि अधिक वर्षा हो गया तो क्या करते हैं? ये अतिरिक्त पानी को सोख लेते हैं। आर्द्रभूमि स्थल में ऐसी क्षमता होती है कि वो अतिरिक्त पानी को सोख लेते हैं और जो आसपास के गांव हैं, खेत हैं, उनको बाढ़ से क्या करते हैं? बचा लेते हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज इससे जुड़ा हुआ है, वो है भूजल रिचार्ज का। बाढ़ नियंत्रक तो ये है ही, इसके साथ ही ये भूजल रिचार्ज में भी अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कैसे देते हैं? तो जो आर्द्रभूमि स्थल पे जो रुका हुआ पानी है, ठीक है, वो जमीन के अंदर क्या होता है? रिसता है। और जब स्वाभाविक रूप से जो जमीन का पानी रिस के अंदर जाता है तो इससे क्या होता है? जो वाटर लेवल है, जो भूजल का स्तर है, वो ऊपर उठता है। ठीक है ना। तो ये भूजल रिचार्ज के रूप में भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बिहार के प्रमुख राम स्थल और महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि पर चर्चा करने के लिए। यह आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आर्द्रभूमि स्थल ऐसे देखने में इस प्रकार के दिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में बिहार में कुल 6 आर्द्रभूमि स्थल हैं। कुल 6 आर्द्रभूमि स्थल को जो है रामसर साइट के रूप में दर्जा दिया गया है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहला जो आर्द्रभूमि स्थल है बिहार का, वो कौन सा है? बिहार का पहला आर्द्रभूमि स्थल जो है वो कांवर झील है। ठीक है, कौन सा है? कांवर झील है। और ये कांवर झील कहाँ पे स्थित है? ये वर्तमान बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। और यह
कांवर झील जो है यह बिहार का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, इसे कांवर झील को 2020 ईस्वी में रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था, दर्जा दिया गया था। ठीक है, और यह भारत का जो है 39वां रामसर स्थल है। ठीक है, तो कांवर झील जो है यह भारत का 39वां आर्द्रभूमि स्थल है, रामसर स्थल है, और बिहार का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह एशिया की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की गोखुर झील भी है। ये कांवर झील जो है, ये कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो है गोखुर झील है। ठीक है, ऑक्सबो लेक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि साइबेरियन सारस के लिए, मध्य एशिया के अन्य प्रवासी पक्षियों के लिए जो है इस कांवर झील नामक आर्द्रभूमि स्थल पे जो है आदर्श आवास की उपलब्धता है। तो ठंड के मौसम में जब साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन और मध्य एशिया के अन्य पक्षी जब वहाँ से निकलते हैं तो उनका एक महत्वपूर्ण स्टॉपेज जो है, पड़ाव जो है वह कांवर झील होता है। तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरे आर्द्रभूमि स्थल की अगर बात करें तो वह है नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, इसे भी यह स्थल जून 2024 में रामसर स्थल के रूप में जो है घोषित किया गया। और भारत की अगर बात करें तो यह नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है भारत के क्रमशः 81वें और 82वें स्थल के रूप में, रामसर स्थल के रूप में जो है जाने जाते हैं। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात कि ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य जो हैं और यहाँ पे जो आर्द्रभूमि स्थल का जो विकास हुआ है वो ये दोनों ही क्या है, मानव निर्मित हैं। क्या है, मानव निर्मित हैं। ये प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित हैं। और इनकी तुलना इसी तरीके के एक अन्य जो है उसके रामसर स्थल की बात करें जो मध्य प्रदेश में स्थित है, भोज वेटलैंड्स, उससे इसकी तुलना की जाती है कि वो इसी के सिमिलर है। ठीक है, समान तरीके से दोनों काम करते हैं, दोनों का निर्माण जो है वो समान तरीके से हुआ है। ये मानव निर्मित हैं लेकिन जैव विविधता के बहुत बड़े केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। और नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि पक्षियों की यहाँ पे जो है पक्षी की संख्या अधिक होगी, पक्षियों की विविधता यहाँ पर अधिक होगी। तो यहाँ पे बिहार राज्य का पहला राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का जो है वो आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था? कलरव का आयोजन किया गया था। ये कलरव क्या था? बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव था। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कलरव के बारे में, खास करके बिहार की परीक्षाओं में तो जरूर ही पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गोकुल जलाशय, ये गोकुल जलाशय कहाँ पे है? ये गोकुल जलाशय गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पे वर्तमान बक्सर जिले में है। बिहार का एक जिला है बक्सर, वहीं पे यह गोकुल जलाशय जो है वो स्थित है और यह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ठीक है, इसे सितंबर 2025 में जो है आर्द्रभूमि स्थल के रूप का दर्जा दिया गया था। सितंबर 2025 में आर्द्रभूमि स्थल का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और यह जो है गंगा नदी के प्रवाह से निर्मित एक प्राकृतिक गोखुर झील भी है। ये गोकुल जलाशय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह एक प्राकृतिक गोखुर झील भी है। ठीक है, प्राकृतिक गोखुर झील है गोकुल जलाशय। और याद रखने के लिए गोकुल और गोकुल में साम्यता है, तो ये याद रखने में इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो आसानी होगी। अब हम एक बार संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि गोखुर झील होता क्या है। ठीक है, गोखुर झील का निर्माण मैदानी इलाकों में नदी के घुमावदार विसर्पों के क्या होता है, कट जाने से होता है। ठीक है, और अगर बिहार की अगर बात करें जहाँ पे नदियों की प्रचुरता है, तो बिहार के उत्तरी मैदानों में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा जैसी ऐसी कई नदियां हैं जो अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात हैं। कोसी नदी तो इतना मार्ग बदलती है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं नदियों के मार्ग बदलने से क्या होता है, धीरे धीरे गोखुर झीलों का जो है विकास हो जाता है। जैसा कि हमने कांवर झील के संदर्भ में भी चर्चा किया है कि वह गोखुर झील है और मीठे पानी की झील है। गोखुर झील कैसे होते हैं ये देखिए, ये गोखुर झील को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं।
इसी प्रकार से करते 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 ये भाग क्या होता है, अलग हो जाता है और गोखुर झील का निर्माण होता है। इन गोखुर झील को जो है स्थानीय भाषा में चौर या मन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, चौर या मन। ठीक है, मौन भी कई जगह बोला जाता है। जैसे एक उदाहरण की अगर बात करें तो पश्चिम चंपारण का बहुत ही प्रसिद्ध जो है मन है वो है सरैया मन। ठीक है, और इसका महत्व क्या है, गंगा के मैदानी इलाकों में पक्षियों के संरक्षण के लिए जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिम चंपारण के सरैया मन को जरूर याद रखेंगे, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। आपने मन और चौर किसे कहा जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है, उसको आपने समझ लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं उदयपुर झील की। कन्फ्यूजन तो यहाँ से भी पैदा हो सकता है। जैसे अभी हमने लेक्चर की शुरुआत में पटना वाले पक्षी अभ्यारण्य की अगर हमने बात की थी, जो उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है, तो कन्फ्यूजन वहाँ भी हो सकता है नए बच्चों के लिए खास करके कि ये पटना, अब बिहार की राजधानी पटना, तो वो टिक लगा देंगे कि बिहार में है, नहीं, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। उसी प्रकार ये उदयपुर झील, ये उदयपुर झील कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में है। उदयपुर झील कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में है। उदयपुर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शहर भी है। राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शहर है उदयपुर। तो अगर पूछ दिया जाए ऑप्शन में, अगर राजस्थान का विकल्प दे दिया जाए तो राजस्थान टिक करके अपने सवाल को गलत मत कीजिएगा। कंफ्यूजन नहीं रखना है, ध्यान रखना है। उदयपुर झील कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में है। और इस झील का जो है सोर्स क्या है, गंडक नदी। गंडक नदी इस झील का, उदयपुर झील का सोर्स है। यह भी जो है बिहार का महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थल है। इसे भी सितंबर 2005 में आर्द्रभूमि का जो है वो दर्जा दिया गया था। यह भी एक प्राकृतिक गोखुर झील है। इस प्रकार आपने गौर किया होगा कि हमने जो बात की है, बिहार में अब तक कुल 6 आर्द्रभूमि स्थल हैं जिनको रामसर स्थल के रूप में जो दर्जा प्राप्त है। उन 6 में से जो अधिकांश हैं वो क्या है, प्राकृतिक गोखुर झील का ही उदाहरण है। इस प्रकार आप गोखुर झील के महत्व को समझ सकते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण जो आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया वो है गोगाबिल झील। गोगाबिल झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है और यह बिहार का छठा, मतलब अगर पूछा जाए आपसे परीक्षा में कि अभी हाल ही में निम्नलिखित में से सबसे अद्यतन जो है रामसर स्थल का दर्जा किस को मिला है, तो वो क्या है, गोगाबिल को। गोगाबिल कहाँ स्थित है, कटिहार में स्थित है। गलत नहीं करेंगे। यहाँ से हो सकता है कि आपको परीक्षा में जिलों का नाम मिलाने के लिए जो स्थल है, झील का नाम और जिलों का नाम दे दिया जाए, रामसर स्थल का नाम और कहाँ पे उसकी अवस्थिति है, उसके लोकेशन के बारे में पूछ दिया जाए, तो गलत नहीं करना है। और इस गोगाबिल झील को जो है नवंबर 2025 में क्या किया गया, आर्द्रभूमि स्थल का, रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा कि यह जो है गंगा और महानंदा नदी के संगम क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की अन्य रामसर स्थल की, तो उसकी अवस्थिति पे हमने ध्यान दिया है। उनकी अवस्थिति क्या है, जैसे नागी नकटी है, अगर उसकी बात करें तो वो तो मानव निर्मित है। ठीक है, अगर हमने गोकुल जलाशय की बात की है तो बक्सर में गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि किस नदी के बगल में है या किस नदी से जुड़ी हुई है। तो उसी क्रम में जो ये गोगाबिल है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे कटिहार जिला बिहार के पूर्वी भाग में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये बंगाल के टच में भी है। ठीक है, यहाँ से बंगाल नजदीक है। तो गंगा और महानदी के संगम क्षेत्र में, किस नदी के संगम क्षेत्र में, गंगा और महानदी के संगम क्षेत्र में गोगाबिल झील जो है उसे सबसे अद्यतन जो बिहार में जो रामसर स्थल का जो दर्जा प्राप्त हुआ है वह इसे ही हुआ है। ठीक है, और इस गोगाबिल झील की जो है एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मानसून में तो यह विशाल झील की तरह होता है, द्वीप का रूप ले लेता है। मतलब चारों तरफ जो है जल भरे हुए हैं, चारों तरफ जल भरे हुए हैं और बीच में एक छोटा सा द्वीप दिख रहा है। ठीक है, द्वीप यहाँ पे डेवलप हो जाता है। लेकिन सर्दी के मौसम में क्या होता है कि यहाँ पे पानी की मात्रा कम हो जाती है और जो जमीन यहाँ का होता है वो कैसा होता है, दलदली होता है। तो अपने को ध्यान रखना है।
इस फैक्ट को हो सकता है कि यहाँ से भी स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है। और यह गोगाबिल झील जो है, यह जो रामसर स्थल है, यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व भी है। क्या है? बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व भी है। इस प्रकार हमने जितने वर्तमान में भारत के साथ हमने बैकग्राउंड को समझा है, दुनिया में रामसर कन्वेंशन जो है उसका जो महत्व है उसको समझा है, भारत के जो अद्यतन स्थल हैं, जो सबसे नवीन रामसर स्थल हैं उसको हमने समझा है। उसके साथ ही जो है हम अब इसको बिहार पे लेकर के आए हैं। तो बिहार भी जो है भारत में तीसरे स्थान पर है रामसर स्थल के संदर्भ में। अगर भारत देश की बात करें तो भारत दुनिया में तीसरे स्थल पे है रामसर स्थल के संबंध में, और खास करके दक्षिण एशिया में तो पहले स्थान पे है, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं है। यहाँ से सवाल इस बार की परीक्षा में पूछा ही जाएगा। और ये गोगाबिल जो है यह भारत का 94वां जो है रामसर स्थल है। तो हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ से सवाल कमीशन इस बार पूछेगा, चाहे वो मुख्यालय के बारे में पूछे, चाहे वो रामसर कन्वेंशन की स्थापना के बारे में पूछे। ईरान में क्योंकि युद्ध भी चल रहा है तो इसलिए ये करंट में महत्वपूर्ण हो जाता है कि रामसर स्थल कहाँ है, तो ये ईरान में है, ठीक है। उसके बाद हमने बिहार के जो वर्तमान में बिहार के अंदर जो 6 रामसर स्थल हैं उसकी भी चर्चा की है, और उससे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उस पर हमने चर्चा की है। मैं आशा ही नहीं अपेक्षा करता हूं आपसे कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इसे बढ़िया से एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, और निश्चित रूप से यहाँ से सवाल परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो आप यहाँ से सवाल निश्चित रूप से सही करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और फिर एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।